हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप कुमार सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बार फिर से स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले पार्ट में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप विद्युतदर्शी के बारे में पढ़े थे। उम्मीद है आप लोग तैयार कर रहे होंगे, नोट्स वगैरह और सारी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बच्चों स्थिर वैद्युतिकी के मेन पार्ट्स, जो कि मेन पार्ट्स आज से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, बेसिक कंसेप्ट्स के बाद कूलम्ब्स लॉ यानी कूलाम के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज की हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपको बता दें कि आप लोगों ने बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट देखा था। जब शुरुआत हमने चार्ज के टाइप्स बच्चों पढ़ाई थी आपको, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे बच्चों चार्ज के नेचर के बारे में, कि उसमें हम लोग ये देखे थे बच्चों कि यदि पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, अगर इनको एक दूसरे के पास ला रहे थे, यानी सेम टाइप नेचर ऑफ चार्ज है, तो इन पे बच्चों रिपल्सन फोर्स लग रहा था। सेम टाइप ऑफ यदि नेगेटिव चार्ज है बच्चों, तो इनके बीच भी क्या लगता है बच्चों, रिपल्सन फोर्स लग रहा था। और हम ये देख रहे थे कि जब अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस थे, जैसे एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये दोनों चार्ज आपस में क्या कर रहे थे बच्चों, अट्रैक्ट कर रहे थे। अब इन फोर्सेस के बीच बच्चों कितना वैल्यू होगी, कितनी फोर्सेस के बीच अप्लाइड होती है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए कूलम्ब्स लॉ अब पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सपोज कर लीजिए दो चार्ज है बच्चों Q1 और Q2। यहाँ एक चार्ज है बच्चों Q1 और दूसरा चार्ज है बच्चों यहाँ पर Q2, और ये चार्ज हो गया मान लीजिए पॉइंट ए पर सिचुएटेड है, और ये चार्ज मान लीजिए पॉइंट बी पे सिचुएटेड है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, दूरी है, वो स्मॉल आर है। अब इनके बीच जो फोर्स लगती है बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों कूलम्ब्स लॉ लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, the electrostatic attraction, the electrostatic attraction or repulsion force between two charges are directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of the distance between them, square of the distance between them। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, जो इनके बीच अगर सेम टाइप ऑफ चार्जेस होंगे, नेचर सेम होगा, यानी प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, तो इनके बीच क्या लगेगा बच्चों, रिपल्सन फोर्स। और अपोजिट नेचर होगा बच्चों, जैसे प्लस हो और माइनस हो, तो इनके बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शनल फोर्स लगेगा। तो उसकी जो वैल्यू होती है फोर्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों ही चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, if two charges are Q1 and Q2 respectively, and distance between them is equal to small r,
then electrostatic force between them is F is equal to, F is directly proportional to क्या हो जाएगा बच्चों, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो अगर हम F से रिप्रेजेंट करें तो F क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 Q2 के। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और F जो होता है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा R स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, R स्क्वायर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आप देखेंगे कि F जो होगा बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। तो अब यहाँ पर एक बार मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को भी यहाँ तक समझा देता हूँ ताकि हम लोग एक साथ आगे बढ़ पाए। तो बच्चों आप साथ ही साथ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ पर कंसीडर करें और इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपने नोट्स राइट डाउन कर लें। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। इसे ही बच्चों हम कूलाम का नियम कहते हैं। यदि दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हो तो दोनों आवेशों के मध्य, तो दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाले विद्युत बल का मान कैपिटल F है, तो कैपिटल F है तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे फिर कंसीडर कीजिए F की जो वैल्यू होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी दोनों ही चार्जेस के प्रोडक्ट के यानी गुणनफल के समानुपाती थी। तो Q1 Q2 की जो मल्टीप्लाई होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। साथ ही साथ बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब दोनों से मिला लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आप हिंदी में लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब यहाँ पर ध्यान देंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया 1 और 2 से। आगे जब इज इक्वल टू लगाएंगे बच्चों, F इज इक्वल टू क्या आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पे। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे यहाँ पे तो K कोई कांस्टेंट हो जाएगा,
ये हो जाएगा बच्चों Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे F की वैल्यू हो गई बच्चों F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब नोट्स आप उम्मीद है राइट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर देखो बच्चों दो चार्ज थी, पहला चार्ज Q1 था, दूसरा चार्ज क्या था बच्चों Q2, बीच की डिस्टेंस क्या थी बच्चों R। हमने यहां पर देखा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था बच्चों Q1 Q2 फर्स्ट इक्वेशन, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर सेकंड इक्वेशन। दोनों को मिला दिए बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या देख लिए हम लोग, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू हो गया अपना K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मेन स्ट्रक्चर बॉडी है बच्चों डायग्राम के साथ, थ्योरी के बाद ये लिखने के लिए। यहां पर अब आगे कंटिन्यू करते हैं, जहां पर बच्चों ये जो K है वो समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है, वेयर K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। यहां पर बच्चों K एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। अब आप यहां पर देखेंगे इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, वायु या निर्वात के लिए। बच्चों जो वायु या निर्वात के लिए फॉर एयर आर फ्री स्पेस, जिसको हम बोल सकते हैं बच्चों वैक्यूम, फॉर एयर आर फ्री स्पेस, वायु या निर्वात के लिए हम बच्चों अंतरिक्ष में क्या कर लेंगे बच्चों, उसकी वैल्यू क्या होती है K की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू बच्चों वायु या निर्वात में किसके बराबर होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो K की वैल्यू होती है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ये वैल्यू जो बच्चों है इसको हम बोलते हैं बच्चों एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए आप, एप्सिलॉन नॉट। किसी को पढ़ने में दिक्कत हो तो ध्यान से पढ़ लेना, एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है बच्चों 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आपको बात बता दें बच्चों, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों, यहां पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैक्यूम लिख सकते हैं, एयर लिख सकते हैं, फ्री स्पेस आर एयर। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात या वायु में विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता बोलते हैं बच्चों परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात या वायु की विद्युतशीलता बोलते हैं इसको एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बच्चों अपनी अब देखेंगे वैल्यू अब F की क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर आप देख रहे हैं कि K की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। जब F की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ जो यूनिट होगी बच्चों वो हो जाएगी अपनी न्यूटन। यही क्या हो जाएगा बच्चों अपना, यही कूलम का नियम है, यही कूलम का नियम है। और ये हो जाएगा बच्चों, इट इज, इंग्लिश में लिख लेंगे इट इज कूलम्स लॉ, इट इज कूलम्स लॉ
और ये बच्चों जो कूलम्ब्स लॉ है किसके लिए है? वायु या निर्वात के लिए है। किसके लिए है बच्चों? वायु या निर्वात के लिए। वायु या निर्वात के लिए, फॉर एयर और वैक्यूम। वायु या निर्वात के लिए यही कूलम्ब का नियम है। इट इज कूलम्ब्स लॉ फॉर एयर और फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बच्चों 1/4πε0 की विमा और मात्रक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 1/4πε0 की मात्रक तथा विमा, विमा यानी विमीय सूत्र बच्चों है यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ 1/4πε0। इसके बारे में हम लोग देखेंगे बच्चों। तो 1/4πε0 क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू होती है बच्चों वायु या निर्वात के लिए, फॉर एयर और वैक्यूम। अब यहां पर देख लीजिए 1/4πε0 की यूनिट क्या होगी बच्चों? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमा देख लेते हैं बच्चों कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर है बच्चों। तो न्यूटन की क्या हो जाएगी डायमेंशनल फॉर्मूला? m1L1T-2। मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी बच्चों? L2। और कूलम्ब स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? कूलम्ब का होता है A1T1। पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं, पीछे की क्लास में जब चार्ज की यूनिट और डायमेंशन पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर कूलम्ब का होता है A1T1, तो कूलम्ब का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? A2T2। अब ऊपर लेके जाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? M1। अब 1 है और 2 है, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 3, तो L3। अब T के ऊपर -2 है और ये ऊपर जाएगा तो T-4, और A2 ऊपर जाके बच्चों क्या हो जाएगा? A-2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र हो जाएगी 1/4πε0 की m1L3 T-4 A-2। अब बच्चों हम लोग ε0 की मात्रक तथा विमा देख लेते हैं। मात्रक तथा विमा, तो यहां पर बच्चों ε0 डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ε0। अब यहां पर ε0 की वैल्यू बच्चों पहले ही बता दिया था मैंने 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। यहां से यूनिट हो जाएगी बच्चों ε0 की कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब आगे देखेंगे बच्चों विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है। तो कूलम्ब स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा? A2T2, जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो रहा है, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाली नीचे हो जाएगा। न्यूटन का आपको पता है m1L2T-2, और मीटर स्क्वायर का क्या होता है बच्चों? L2। तो ये क्या हो जाएगा? अब m1 ऊपर जाएगा m-1। अब यहाँ पर देखिए m1, यहाँ पर फोर्स की क्या होती है? m1L1 होता है बच्चों, m1L1 होता है। m1L1T-2 और इंटू में क्या हो गया बच्चों? L2। तो m1 m-1 1 और 2 मिलके क्या हो गया बच्चों? L-3 हो जाएगा ऊपर जाके, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? T4, क्योंकि 2 है ऊपर और -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो T4 A2। तो जस्ट देखिए इसकी रेसिप्रोकल हो गई कि यहाँ से प्लस में है 1 तो -1, 3 प्लस में है तो -3, T-4 है तो यहाँ +4, -2 है तो यहाँ +2। तो इजिली आप यहाँ से यूनिट और डायमेंशन अगर एक लर्न है तो दूसरे की आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से हमने आज कूलम्ब्स लॉ के बारे में बच्चों पढ़ लिया। कूलम्ब्स लॉ में आपने देखा कि किस फॉर्मूले से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जब एयर और वैक्यूम है। बच्चों किसी माध्यम के लिए, फॉर एनी मीडियम, किसी मीडियम के लिए यदि कोई माध्यम आ जाए बच्चों तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये देखेंगे। फॉर एनी मीडियम
किसी माध्यम के लिए, जैसे मान लो बच्चों दो चार्ज है Q1 और Q2, सपोज कर लो एक चार्ज यहाँ पर Q1 है और दूसरा यहाँ पर क्या है बच्चों Q2 है। ए और बी पॉइंट पे दोनों सिचुएटेड है, बीच की डिस्टेंस r है। अब यहाँ पर ये देखेंगे, सपोज कर लीजिए इनके बीच कोई मीडियम है, कोई माध्यम है, कोई मीडियम है इनके बीच, तो फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 के जगह पर एप्सिलॉन आ जाता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर जो बच्चों एप्सिलॉन है, अब एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी माध्यम की परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोल लो चाहे एनी मीडियम बोल लो, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, जिस माध्यम में जिस मीडियम में रहेगा उसकी परमिटिविटी, किसी माध्यम की विद्युतशीलता। तो ये बच्चों किसी मीडियम के लिए हो जाती है वैल्यू Q1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर अपना कूलॉम्स लॉ बच्चों यहीं पर समाप्त हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, और ठीक उसके अगली क्लास उसी में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि ये एप्सिलॉन जो होती है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम जो होती है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मन लगा के पढ़ते रहिए बच्चों।